डॉक्टर की बेटी और उसी के घर में काम करने वाला एक नौकर, दोनों ही एक समय पर मृत पाए गए। ऐसे ही कुछ इस कहानी में हुआ है। क्या हुआ था इस कहानी में, जिसमें नोएडा सेक्टर 25 जलवायु विहार के मकान नंबर L32 में 2 की मौत हुई। 4 सदस्य थे और 2 लोगों की मौत हुई। इस कहानी को अगर हम संक्षेप में बताएं तो भारत का सबसे रहस्यमय केस जो आज तक नहीं सुलझा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अनकहान जाना में एपिसोड 2 में आज हम बात करेंगे आरुषि तलवार 15 मई 2008 के केस के बारे में। इस केस में हुआ क्या, ये केस कब आया बाहर, सामने कैसे आया, ये हम बाद में बात करेंगे। पहले हम पता करें कि मतलब इस कहानी के जो किरदार हैं वो किस रूप से रहते थे या फिर किस तरीके से रहते थे, जिससे हमें पता चलेगा किसकी क्या इंटेंशन थी और किसकी गलती थी या नहीं थी। तो 2 जो मेन सदस्य हैं, राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार, मतलब जो दंपति थे आपस में बहुत ही प्रेम भावना में रहते थे और सरल जीवन था। अपना सुबह क्लिनिक जाना, फिर क्लिनिक से आना, टाइम स्पेंड करना फैमिली के साथ। उसके बाद इनकी जो संतान थी, जो आरुषि तलवार है, जो कि एक मेन कैरेक्टर है, वो IVF से जन्मी हुई थी। तो बहुत ही प्रेम था उन दोनों के बीच में, क्योंकि IVF से जन्मी हुई मतलब आप समझ ही सकते हैं। उन्हीं के घर में एक नेपाल का, मतलब नेपाल से, जो नेपाल ओरिजिन, एक हेमराज करके नौकर था, वो अपना काम धाम देखता था। सुबह अपनी बेटी को तैयार करके स्कूल भेजना और फिर वहाँ से उसके दादा दादी आरुषि को अपने घर ले जाते थे और शाम होते होते वो उसको अपने वापस घर छोड़ देते थे। जबकि उसके बाद फिर राजेश तलवार और नुपुर तलवार आते थे और फिर फैमिली टाइम स्पेंड होता था। 15-16 मई 2008 की रात को कुछ ऐसा हुआ कि जब पुलिस को पता लगा, जब 16 मई की 2008 को पुलिस आई सुबह नोएडा सेक्टर 25 के जलवायु विहार के मकान नंबर L32 में, तो उन्होंने देखा डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार की जो बेटी हैं वो मारी गई हैं, मतलब वो मृत पाई गई हैं। और जो उनका नौकर है वो भी छत में मृत पाया गया। अब 4 लोगों के सदस्य था, जिनमें डॉक्टर नुपुर तलवार, डॉक्टर राजेश तलवार, उनकी बेटी और उनका नौकर। 2 लोग मृत हैं, 2 लोग जिंदा हैं। तो बात हुई, आखिर तौर पे सबसे पहला जो शक है वो नुपुर तलवार और राजेश तलवार पर गया कि ऐसा क्या हुआ, लेकिन क्यों ही कोई अपनी बेटी को मारेगा इस तरह से, जो कि IVF से जन्मी। उसके बाद फिर 16 मई 2008 को दोनों को गिरफ्तारी हुई और पता चला, मतलब तहकीकात हुई। तो इस जो केस है, ये केस मैं मिस्ट्री क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें 3 रिपोर्ट आई। पहला नोएडा पुलिस की तरफ से और बाकी जो 2 रिपोर्ट हैं वो CBI की तरफ से आई। जो नोएडा की रिपोर्ट, जो नोएडा पुलिस की रिपोर्ट कहती है, जब 10 दिन बाद नोएडा पुलिस की रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि रात को 15-16 मई की जो रात है, उस टाइम पे राजेश तलवार जो थे, काम से आए थे, काम के सिलसिले से घर वापस आए, कुछ परेशानी में थे, तो अपने कमरे में बैठ के शराब पी रहे थे। तभी उनको आवाज़ आई बाहर से, वो बाहर गए, अपनी बेटी के रूम के पास गए, तो देखा कि बेटी का रूम अमूमन रूप से, जो मतलब छोटी बेटी थी, तो आमतौर पर उसकी बेटी का जो कमरा था वो बंद रहता था। लेकिन उस टाइम पर क्या हुआ कि कमरा जो हल्का सा खुला हुआ था और अंदर से आवाज़ें आ रही थी। वो अंदर गए, उन्होंने देखा, जो कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नोएडा पुलिस की जो पहली रिपोर्ट आई थी वो कही गई थी। उसमें कहा गया कि जब राजेश तलवार जो थे, हल्के मतलब उन्होंने थोड़ी सी शराब ले रखी थी, उसमें देखा कि जो उनकी बेटी है वो हेमराज के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाई गई, जिससे कि उनका थोड़ा सा टेम्पर ऊपर हुआ और उन्होंने फिर अपनी गोल्फ स्टिक से हेमराज पर हमला करके उसको मार दिया। और जिससे फिर उसके बाद कोई सबूत नहीं मिला इस रिपोर्ट में, क्योंकि फिर उसके बाद कहा गया कि अगर हेमराज को उन्होंने मारा तो आरुषि को क्यों मारा, क्यों, मतलब इस टाइम पर ऐसी कहानी बुनती गई, लोगों के द्वारा पूछा गया। तो ये जो रिपोर्ट थी ये एक तरह से खारिज कर दी गई। फिर यूँ कह लीजिए कि मतलब जो पहला ड्राफ्ट था इसका, ये बोला गया कि मतलब पुलिस, मतलब लोगों द्वारा स्वीकार नहीं करा गया कि मतलब हेमराज को मारा तो मारा, लेकिन अपनी बेटी को क्यों मारा। फिर उसके बाद मायावती की सरकार थी, उस टाइम पर प्रेशर बढ़ा मायावती की सरकार पर और CBI को जो है ये केस सौंप दिया गया नोएडा पुलिस से। और जो CBI के 2 अफसर थे, अरुण कुमार और AGL कौल। तो जो पहली रिपोर्ट आई अरुण कुमार की तरफ से, उसमें बिल्कुल विपरीत था नोएडा पुलिस की तरफ से, नोएडा पुलिस की जो रिपोर्ट आई थी।
जो पहली रिपोर्ट थी सीबीआई की, उसमें कहा गया कि हेमराज और राजकुमार, जो राजकुमार था वो हेमराज का ही दोस्त था। अब बात जो उसमें सीबीआई की रिपोर्ट में ये था कि हेमराज ने नेपाल में कोई घर बनवाया था अपना नया, जिसके सिलसिले में राजकुमार से उसने पैसे उधारी पे लिए थे। और जब ये दोनों पार्टी कर रहे थे, राजकुमार और हेमराज दोनों जब पार्टी कर रहे थे, उसके बाद फिर राजकुमार आरुषि की तरफ बढ़ता है, उसे देखता है, उसे कमरे में देखता है, उसकी तरफ बढ़ता है कुछ अश्लीलता फैलाने के लिए। तब हेमराज उसे पीछे से पकड़ता है और दोनों में कुछ कहा सुनी होती है और फिर वो किसी चीज़ से प्रहार करता है और हेमराज को मार डालता है। उसके बाद सबूत ना मिले इसलिए वो आरुषि को भी ख़त्म कर देता है। तो और इसके बाद फिर सीबीआई की जो दूसरी ये रिपोर्ट थी, ये पहली रिपोर्ट थी, उसके बाद 2013 में सीबीआई की सेकंड रिपोर्ट आई एजीएल कॉल की तरफ से, जो कि कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस की जो पहली रिपोर्ट थी उससे मैच करती थी। तो इसी बुनियाद पर, इसी रिपोर्ट के बुनियाद पर 2013 की रिपोर्ट के बाद सीबीआई के जज श्याम लाल ने नवंबर 2013 को दोनों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब पूरी जिंदगी भर जेल में काटने की सजा सुना दी। उसके बाद 2017 को 3 साल 10 महीने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट पर जब ये केस गया, जब उन दोनों ने, माँ और पिता ने जब केस डाला, पिटीशन डाली, तब सीबीआई को बिन किसी सबूत के दर पर गिरफ्तार कर उन्हें जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे डालने पर फटकारा और दोनों को रिहा कर दिया। सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 15-16 जो मई की रात थी, उस दौरान 11 बजे से सुबह 6 बजे तक ना कोई बाहर गया और ना कोई अंदर आया। सीबीआई की रिपोर्ट जो थी वो कह रही थी कि अगर कोई बाहर गया ही नहीं, कोई अंदर गया ही नहीं, तो उस टाइम पे जो सीबीआई की जो पहली रिपोर्ट थी जिसमें राजकुमार का जिक्र हुआ, वो इंसान कहाँ गया, वो कहाँ से आया, कहाँ गया, या फिर जिस चीज़ से उसे मारा गया वो चीज़ कहाँ पर है, वो जो खून में लथपथ कपड़े हैं वो कहाँ पर है, आज तक इस चीज़ का पता नहीं कर पाया। नोएडा पुलिस भी कहती थी कि नोएडा पुलिस की एक और जो नोएडा पुलिस है, कह लीजिए कि एक और जो रिपोर्ट आई थी या फिर जो थ्योरी है वो ये कहती है कि जैसा कि जब वो अपनी रूम की तरफ बढ़ते हैं, आरुषि की रूम की तरफ, राजेश थोड़ी सी हल्की वाइन पी के, तो वो देखते हैं आपत्तिजनक स्थिति में हेमराज को, वो मारते हैं उसके सर पर। तो जब दूसरी बार प्रहार करने की कोशिश करते हैं तो वो अपना सर हटा लेता है, जिससे कि आरुषि के सर पर वो गोल्फ स्टिक लगती है। उसके बाद हेमराज को वो छत पर ले जाते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि डॉक्टर थे, उन्हें पता था कि कौन सा कट कहाँ पे लगाना जिससे कि तुरंत मौत हो जाए। तो उन्होंने फिर वो अपना नाइफ लेके आते हैं और उसके गले में काटते हैं हल्का सा, जिससे कि उसकी तुरंत मौत हो जाती है। नीचे आते हैं, देखते हैं अपनी बेटी को खून में लथपथ, माँ परेशान, लेकिन उसके बाद भी पत्थर रख कर अपने दिल पर वो भी वो कट लगा देते ताकि ये जो बात है वो बाहर तक ना चल पाए। ये तो थी मनगढ़ंत कहानियाँ। नार्को टेस्ट हुए, बहुत सारे टेस्ट हुए, लेकिन एक भी टेस्ट में ये क्लैरिफाई नहीं होता है कि राजेश तलवार और उनकी जो पत्नी है उन्होंने आरुषि तलवार का मर्डर करा। तो आखिर तौर पर ये मर्डर करा तो किसने करा? क्योंकि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया तो कहीं ना कहीं ये जो सुई की कड़ी है ये उस कातिल पर आती है या फिर उस इंसान पर आती है जो कि अभी तक 2008 के बाद से अभी तक नहीं पकड़ा गया। ये थी आज की कहानी, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट और है। जो टीडी डोगरा है, माने जाने जो डॉक्टर हैं, कहा जाता है कि इंदिरा गांधी का जो पोस्टमार्टम हुआ था वो भी इन्होंने किया था। तो जब लल्लन टॉप में ये आए थे और इन्होंने बातचीत हुई थी, तब उन्होंने बताया कि मतलब IVF से जन्मी एक ऐसी लड़की जिससे इतनी मिन्नत के बाद जो अगर एक लड़की मिल रही है तो उसे बखूबी रूप से वो अपने माँ बाप जो हैं वो नहीं मारेंगे, और वो भी किस लिए। तो टीडी डोगरा कहते हैं कि कोई तीसरा शख्स है जिसने फोरेंसिक्स जो मतलब रिपोर्ट में निकला है कि जो पंजे के निशान थे वो मैच नहीं हुए, जो छत पे पंजे के खूनी निशान थे ना वो हेमराज से मैच हुए, ना किसी और शख्स से, ना आरुषि से, ना उनके माँ बाप से। तो आखिर वो पंजे के निशान किसके थे? तो टीडी डोगरा जो कहते हैं कि कोई तीसरा शख्स उस रात 15-16 मई को घुसा घर में और आरुषि तलवार और हेमराज का कत्ल करा और फिर रवाना हो गया, फरार हो गया। लेकिन जैसे सीबीआई की रिपोर्ट थी और नोएडा पुलिस की रिपोर्ट थी कि ना उस रात उस घर में कोई आया, ना कोई वहां से गया, तो ऐसा कौन शख्स था जिसने इन दोनों का कत्ल करा? और आखिर तौर पर सवाल भी कई खड़े होते हैं इस कहानी में
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भले ही दोनों को रिहा कर दिया हो, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं कि अगर मर्डर हुआ, जिस चीज़ से हुआ, वो आज तक बाहर क्यों नहीं आई, वो मिली क्यों नहीं, या फिर अगर वो गॉल स्टिक से हुआ, या फिर क्यों उस टाइम पे अगर कोई बाहर ही नहीं निकला या फिर कोई अंदर ही नहीं आया तो वो गॉल स्टिक और वो सब खून में जो रंगे कपड़े हैं वो नहीं मिल पाए। और अगर इन दोनों ने, माँ बाप ने, क्योंकि 4 सदस्य थे टोटल, 2 की मृत हो गई, 2 मृत पाए गए, 2 का कत्ल हो गया और 2 जिंदा बचे हैं जो आज भी कबूल नहीं करते कि उन्होंने उनको मारा है। तो आखिर तौर पर वो तीसरा शख्स कौन है और वो कब तक बाहर आएगा, अगर है भी तो कब तक बाहर आएगा। और दूसरा, हेमराज और आरुषि तलवार को आखिर कब इंसाफ मिलेगा। यही था आज की कहानी में, जो कि अभी भी रहस्यमय है और देश की मानी जानी कहानियों में से एक पाई जाती है। मानी जाती है कि ऐसा मर्डर केसेस, जो ऐसे मर्डर केस जिसमें 2 की मृत हो जाती है कि परिवार में, और आज तक पता नहीं चल पाया कि किसने किसकी मौत, किसने किसको मारा। धन्यवाद दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।